सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम लोग तुगलक वंश देख रहे थे। अभी तक हमने तुगलक वंश में क्या देखा? गयासुद्दीन तुगलक द्वारा इस वंश की स्थापना, इसके केवल 5 साल तक शासन कर सका। 1325 ईस्वी में इसकी लकड़ी के महल में दब जाने से मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का नया सुल्तान बना, जो अभी तक जितने सुल्तान बने उसमें सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और स्कॉलर था। जनता के प्रति सुख दुख के को उपेक्षा रखने की वजह से इसे रक्त पिपासु, दैट मीन्स ब्लड सकर बोला गया। इसके बाद इसके जितने सारे अभियान हुए, चाहे वो खुरासान का अभियान हो, कराची का अभियान हो, कैपिटल का चेंज करना, चाहे वो टोकन करेंसी को इशू करना, सारे के सारे मिशन इसके फेल हुए। इसीलिए इसे पागल सुल्तान भी कहा गया, क्योंकि कोई भी डिसीजन इसने सब रैंडम डिसीजन इनका प्रूव हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक का 1351 ईस्वी में सिंध में विद्रोह हुआ। उसको दबाने के दौरान रास्ते में थट्टा के निकट अचानक से इसकी तबीयत बिगड़ गई और वहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन मरने से पहले ही इसके साथ फिरोज शाह तुगलक था, उसे दिल्ली का अपना उत्तराधिकारी, दैट मीन्स दिल्ली का नया सुल्तान घोषित करता है। और दिल्ली का नया सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। तेरह सौ 51 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु और उसी समय दिल्ली का नया सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। 1388 तक इसका शासनकाल। दिल्ली के जितने सारे सुल्तान थे, उन सारे सुल्तानों में अभी तक सबसे ज़्यादा परोपकारी, फिलैंथ्रोपिस्ट और प्रजा की भलाई के लिए इसने काम किया। इसने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ध्यान दिया। 300 नए शहर बसाए। साथ ही साथ इसने गरीबों के लिए दीवाने खैरात, स्पेशली महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, विधवाओं के लिए किया। दीवाने बंदगान, जिसे उनके समय बहुत सारे दास थे, उनकी देखभाल के लिए एक नए डिपार्टमेंट दैट इज दीवाने बंदगान की स्थापना की। शिक्षा के लिए बहुत सारे काम किए और सिरसा में एग्रीकल्चर के लिए नहरों का निर्माण कराया, बगीचे लगाए, फलों का पेड़ लगवाया। तो ये सारे फिलैंथ्रोपिस्ट इन्होंने काम किया। इसीलिए इसकी तुलना अकबर से की जाती है। अकबर भी बहुत सारे प्रजा की भलाई के लिए काम किया, इसने भी किया। अकबर ने भी सती प्रथा पर रोक लगाई, इसने भी सती प्रथा पर रोक लगाई। तो सिंस अकबर इससे बहुत बड़ा राजा था, इसीलिए इसकी तुलना अकबर से की जाती है और इसे दिल्ली सल्तनत का अकबर भी कहा जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहा गया? सल्तनत का अकबर। इसने 300 नए शहर की स्थापना की। नए शहर की स्थापना, जिसमें प्रमुख शहर हैं जो एग्जाम से पूछे जाते हैं। मैं उसे डिस्कस कर रहा हूँ। कुछ प्रमुख शहर थे। सबसे पहले इसने हिसार, जो कि हरियाणा में है। हिसार का पुराना नाम फिरोजा था, जिसे अपने नाम पे बसाया, फिरोजा। नेक्स्ट फिरोजपुर, फतेहाबाद इनफैक्ट। अगला इसने फतेहाबाद की स्थापना की। इसके पुत्र का नाम फतेह खान था, उसी की याद में, उसी की स्मृति में फतेह खान। ये भी हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है। अगला फिरोजपुर, जो कि पंजाब में है, उसकी स्थापना की। नेक्स्ट जौनपुर। जौनपुर इसने अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में बनवाया। मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम क्या था? जौना खान था। ये उत्तर प्रदेश में है, जौनपुर।
नेक्स्ट इसने फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला जो कि दिल्ली में इसकी स्थापना की। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, इसे चूड़ियों का शहर, सिटी ऑफ बैंगल्स और कांच का भी शहर कहा जाता है फिरोजाबाद को। इसकी स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई। इसे चूड़ियों का शहर, यहाँ चूड़ियों का निर्माण इन पूरे भारत में सबसे ज़्यादा फिरोजाबाद में होता है। सिटी ऑफ ग्लास, क्लियर है। 300 नए शहर में जो एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं मेनली उन शहर को उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया। 300 शहर को एक साथ करना मुश्किल है। आप बुक्स में देखेंगे तो उसका पूरी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, किसी भी बुक्स में, चाहे नेट पे भी आप सर्च कर सकते हैं, पूरी डिस्क्रिप्शन 300 शहर की मिल जाएगी। 1 सेकेंड। फिरोजपुर हमारा ये पंजाब में है, उसे आप लिख लेंगे। जौनपुर को इस्लामिक स्कूल ऑफ इंडिया बोला जाता था, इस्लामिक स्कूल ऑफ इंडिया। सबसे बड़ा इस्लाम की जो शिक्षा दी जाती थी वो जौनपुर में दी जाती थी। इसे सिराजे हिंद भी बोला गया। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सिराजे हिंद किस शहर को बोला गया, या फिर सिराजे हिंद नामक शहर की स्थापना किस सुल्तान के द्वारा की गई। सिराज ईरान का एक शहर है, वो पूरे उस तुगलक वंश के समय पूरे विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक स्कूल सिराज सिटी में था, सिराज नामक शहर में था। और भारत में इस्लामिक स्कूल का सबसे बड़ा शहर जौनपुर था, इसीलिए इसे सिराजे हिंद बोला गया। हिंद मेनली हम किसके लिए बोलते हैं, अपने देश हिंदुस्तान के लिए बोलते हैं, इसीलिए इसे सिराजे हिंद या फिर ईस्ट सिराज, पश्चिम का सिराज बोला जाता है। ये इनके द्वारा बसाए गए कुछ शहर थे। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। सिरसा में, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया कि ये फिलैंथ्रोपिस्ट था, बहुत जेनरस था, उदारवादी राजा था, प्रजा के लिए भलाई के लिए काम किया। तो सबसे पहले नहरों का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई, जो तुगलक वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट जो बहुत ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाएगा वो था गयासुद्दीन तुगलक सिरसा में। नहरों का निर्माण, साथ ही साथ ये फलों के 1200 फलों के बगीचों को लगवाया, फलों के बगीचे लगवाए। अपनी गरीब जनता, जो जनता गरीब थी, उसके लिए दीवाने खैरात, दीवाने खैरात नामक विभाग की स्थापना। यह मुख्यतः गरीबों के लिए थी, लेकिन उसमें भी डिस्टिंक्शन था। जो महिलाएं गरीब हैं, विशेषतः
गरीब महिलाएं विधवा एवं बच्चों के लिए। इसने एक चिकित्सालय दैट मीन्स हॉस्पिटल की भी स्थापना की, जिसे क्या नाम दिया गया? दीवाने खैरात। ये रहा दारुल अलशिफा, ये चिकित्सालय था। नेक्स्ट, दीवाने बंदगान। दास बहुत सारे थे फिरोज शाह तुगलक के समय, हालांकि पहले भी दास थे, लेकिन किसी ने भी दास की देखभाल के लिए कोई भी अलग डिपार्टमेंट की स्थापना नहीं किया एक्सेप्ट फिरोज शाह तुगलक। इसने दासों की देखभाल एवं उसे आर्थिक मदद के लिए दीवाने बंदगान की स्थापना की। दासों इतने सारे काम फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया ही, बाकी जो पुराने मॉन्यूमेंट्स थे उसका भी इसने निर्माण कराया और दिल्ली में शिफ्ट कराया। फॉर एग्जांपल कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की स्थापना इल्तुतमिश के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई। इसे कंप्लीट कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया और फाइनली इसमें जो डैमेज हुआ एक बार फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया और नेक्स्ट सिकंदर लोदी के द्वारा किया जाएगा, जो लोधी वंश का शासक था। कुतुब मीनार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तुगलक वंश में कौन ऐसा शासक था जिसने कुतुब मीनार की सबसे ऊंची टॉप जो फ्लोर था वो बिजली के कारण डैमेज हो गया था, इसी को इसने मरम्मत कराया। जो अभी आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो एक्चुअली इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया वैसा नहीं था। टॉप जो मीनार है, टॉप फ्लोर जो है वो डैमेज हो गया था ड्यू टू लाइटनिंग। अगेन नेक्स्ट इज अशोक के जितने भी अभिलेख थे सारे अभिलेख या तो पहाड़ों में लिखे गए या चट्टानों में लिखे गए या फिर लोहे के स्तंभों में लिखे गए। उसमें से दो अभिलेख जो दिल्ली में था और टोपरा में था, मेरठ में, इन दोनों लोहे के स्तंभों को फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासन में दिल्ली में लाया। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, दिल्ली के वन सेकेंड होल्ड ऑन। टोपरा एवं मेरठ के स्तंभ को दिल्ली लाया। टोपरा कहाँ है? खिजराबाद इसका नाम है। एवं मेरठ से अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया। इसने सती प्रथा पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। आगे आने वाले दिल्ली के शासकों में अकबर ही ऐसा होगा। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया।
पूरी तरह कंप्लीटली। नेक्स्ट, सैनिक पद को वंशानुगत बना दिया। पहले जितने भी सैनिक होते थे वो ऐसा नहीं कि फिर उन्हें उनके जो भी कमिंग जनरेशन हो उनको आर्मी में चाहे वहाँ के सैनिक में शामिल किया जाए, लेकिन फिरोज़ शाह तुगलक ने ऐसा नियम बनाया है कि अगर कोई सैनिक है और उसका एक पुत्र है, अगर वो इसमें शामिल होना चाहता है तो उसमें आसानी से शामिल हो सकता है। पहले उसके लिए ट्रेनिंग होती थी, बहुत कुछ होता था, तब किसी को सैनिक के लिए जैसे अभी एग्ज़ाम्स होते हैं तो उस टाइम पे ट्रेनिंग और फिजिकल फिटनेस सारे कुछ देखे जाते थे, लेकिन जो सैनिक का पुत्र होगा उससे आसानी से सल्तनत काल में फिरोज़ शाह तुगलक के शासनकाल में आसानी से एंट्री मिल सकती थी, तो इसीलिए इसे वंशानुगत बना दिया। लेकिन इसने और भी क्या किए, इसने जगन्नाथ मंदिर को विध्वंस कराया, साथ में ज्वालामुखी मंदिर जो आंध्र प्रदेश के हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में है उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया। जगन्नाथ मंदिर को तोड़ा। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कौन सा शासक जिसने ज्वालामुखी मंदिर और जगन्नाथ मंदिर को विध्वंस किया? फिरोज शाह तुगलक। ज्वालामुखी मंदिर कहाँ है? कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। इसने वहाँ पर तोड़ने के बाद जो भी सारे गोल्ड ऑर्नामेंट्स थे, सोने की चीज़ थे, उसे लूट लिया, और जितने ही बुक्स थे संस्कृत में लिखे हुए थे सारे बुक्स को अपने दिल्ली लाया और उसे पारसी भाषा में अनुवाद करवाया। केवल मंदिर को तोड़ा, बुक्स को जलाया नहीं, बुक्स को अपने साथ वापस ले आया। इसकी मृत्यु 1388 ईस्वी में हो गई। 1388 ईस्वी में मृत्यु। इसकी मृत्यु के बाद वॉर ऑफ थ्रोन स्टार्ट हुआ कि अब गद्दी पर कौन बैठेगा। इसी की वजह से वहाँ बहुत कियोस आ गया दिल्ली में, और इसके बाद जितने भी सुल्तान आए दरबारियों के आपसी फुट और एक दूसरे के प्रति षड्यंत्र करने की वजह से सारे के सारे अयोग्य और कमज़ोर होते गए। 1388 ईस्वी से लेकर 1394 ईस्वी तक दिल्ली तुगलक वंश में जितने भी सुल्तान रहे सारे के सारे अयोग्य थे। वन मोर थिंग अबाउट फिरोज शाह तुगलक, इसने अपनी आत्मकथा लिखी, एग्जाम में पूछ देता है अपनी आत्मकथा, फिरोज शाही फतूहात। फिरोज शाही फतूहात। आत्मकथा का मतलब हुआ अपनी कहानी खुद से लिखना। बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मीन्स ऑटो मतलब सेल्फ, अपने से लिखा जाना, बायोग्राफी मीन्स दूसरा कोई लिखा आपकी आत्मकथा को, आपके जीवन के बारे में। लेकिन 1388 से 1394 तक सारे के सारे अयोग्य थे, नॉट वर्दी टू रूल। क्योंकि इनके जितने भी उत्तराधिकारी हुए सारे के सारे आपस में गद्दी में बैठने के लिए एक दूसरे के प्रति षड्यंत्र करते थे, और एक दूसरे को हटाने के लिए और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कोई ना कोई ऐसा काम करते थे जिससे ये कमज़ोर हो सके। और कमज़ोर राजा को बनाने की वजह से जो अब जितने भी सुल्तान आएंगे कमज़ोर होंगे, और उनका जो मिलिट्री पावर भी है वो भी वीक हो जाएगा, और जो इन्वेडर्स है बाहर के वो आसानी से यहाँ अटैक करने के लिए वल्नरेबल हो गया, मतलब अब अटैक किया जा सकता है दिल्ली सल्तनत पे। 1394 ईस्वी में यही घटना हुई। इसका तुगलक वंश का
अंतिम सुल्तान नसरुद्दीन महमूद बना। ऑब्वियसली ये भी अयोग्य था और इसकी अयोग्यता के फ़ायदा उठाकर एक मंगोल वंशज का आक्रमणकारी वंशज मंगोल था, दिल्ली पे अटैक करेगा। सॉरी, नॉट मंगोल्स, ही इज टर्किश इन नेचर। मंगोल चंगेज खां था, जिसके वंशज तैमूरलंग और चंगेज खां के वंशज कौन हुए? मंगोल हुए। ये दिल्ली का अंतिम सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद नॉट अंतिम तुगलक सुल्तान। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी के समय दिल्ली में तैमूर का आक्रमण हुआ। सिंस अब दिल्ली की जो सल्तनत थी कमज़ोर हो चुकी थी आपसी फूट के कारण, तो ऑब्वियस सी बात है जब जब ये हमारे यहाँ कोई भी आपस में यूनिटी नहीं थी तब तब जो फॉरेन इन्वेडर्स हैं आसानी से अटैक करके यहाँ लूटपाट करके चले गए। और यहाँ पर स्थापना इसी की वजह से हुआ। मोहम्मद गौरी ने यहाँ पर जो मुस्लिम रूल की स्थापना की, किनकी वजह से? जयचंद की वजह से। आपसी फूट थी वंस अगेन, यहाँ भी वही हुआ, आपसी फूट हुआ। लेकिन यहाँ पर तैमूर का आक्रमण हुआ। तैमूर टर्की का एक रूलर था, इनफैक्ट हिंदी में तुर्की, समरकंद का शासक था। दिल्ली में आने का इसका केवल एक ही मकसद था, यहाँ पर लूटपाट करना और यहाँ से लूटपाट कर वापस चला जाना। सिंस ये एक पाँव से लंगड़ा था इसीलिए इसे तैमूर लंग बोला गया। तैमूर लंग, लंगड़े होने की वजह से। तैमूर लंग यहाँ आसानी से विजय हासिल किया क्योंकि नसरुद्दीन महमूद का जो सेनापति खिज्र खां था, खिज्र खां, उसने इसकी सहायता की और इसका शासन दिल्ली के आसपास ही रह गया, नसीरुद्दीन महमूद का। और ऐसा माना जाता है जब तैमूर ने यहाँ पर आक्रमण किया तो तकरीबन 1 लाख लोगों की हत्या करके वापस गए, यहाँ से लूटपाट किया क्योंकि इसका एक ही मकसद था, दिल्ली को पूरी तरह प्लंडर करना, लूटपाट करना और यहाँ से लूटपाट कर वापस चला जाना। इसी लूटपाट के क्रम में इसने 1 लाख लोगों की हत्या की। और ऐसा कहा जाता है कि जब ये इतने लोगों की हत्या कर रहा था तो जो दिल्ली में यमुना है वो पूरी तरह से लाल हो गई थी तैमूर लंग के इस विध्वंसक अभियान के दौरान। खिज्र खां ने इसकी मदद की तो तैमूर लंग ने खिज्र खां को जितने भी जीते हुए प्रदेश थे इसे दे देता है। इसे देने के बाद खिज्र खां नसीरुद्दीन मोहम्मद को सिंहासन से हटाएगा और दिल्ली का नया सुल्तान बनेगा। इनफैक्ट नया सुल्तान और नए वंश की स्थापना करेगा जिसे हम लोग सैयद वंश के नाम से जानते हैं। और दिल्ली में पहले सिया वंश की जो स्थापना होगी वो भी सैयद वंश होगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे सैयद वंश। इसका शासनकाल बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहा और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नेक्स्ट सेशन में इसको डिस्कस करते हैं। थैंक यू।